हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। आज हम लोग मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा जो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी बार जरूर आएगा। एंड एक आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन है अभी भी और सारे क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थोड़ा देख लेंगे, फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और हम लोग चलो फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो यहां लिखा हुआ, पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। यहां युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। यहां आपके सामने ए ऑप्शन है यानी कि 14,35, यहां बी है 18,25, यहां सी है 31,93 और यहां डी है 62,62। तो यहां आपका कौन सा क्वेश्चन सही है, यानी कि कौन सा इसमें से आपका सही है। ठीक है, विकल्प तो आप लोग जान गए होंगे इसमें से कौन सा सही है। जिसका मासा एक आता है, जिसका मासा एक आता है उसी संख्या को सहभाज्य संख्या का युग्म कहते हैं। मैंने इसका निकाला, इसका एक नहीं आया, इसका भी नहीं आया और इसका भी नहीं आया। आया किसका 18 और 25 का मासा एक आया, इसीलिए मैंने इसको कहा कि ये सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। चाहे आप इसका मासा निकाल कर देख लेना, इसका मासा एक ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपके लिए ले लिया है। देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यदि 1/x² + 5 = 1/9 तो x का मान क्या होगा। देखो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, अगर आप एक बार ध्यान से देखते हो तो इजी लगेगा और आप लोग ध्यान से लगाते हो तो भी इजी लगेगा। यहां लिखा गया है 1/x² + 5 = 1/9। इसे आपको सॉल्व करना है, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो x² + 5 = 9 और यहां x² बराबर लगा लो, बराबर 9 में से आप 5 घटा लो यानी कि x² = 4 और x² हटा लो या फिर चलो हटा लो। ठीक है, बराबर यहां √4 हो जाएगा और x बराबर ±2, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, +-2 आंसर। तो यहां से जो आपका +-2 है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको पता चल गया होगा कैसे आया, कहां से आया, क्योंकि बहुत इजी तरीके से बता दिया। यहां एक क्वेश्चन और देख लो जो कि आपको पता होगा कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, वह 5 मिनट में मिनट की सुई बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। पूरे घड़ी जो होते हैं, पूरे घड़ी का 360 होता है और 360 में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, बट अगर 5 मिनट की बात की जाए, 5 मिनट और 5 मिनट में अगर बात की जाए तो वो आप 360 को 5 भाग में डिवाइड यानी कि 5 यानी कि 12 से भाग दे दो। ठीक है, तो यहां आपका कितना डिग्री बनेगा, तो वो आपका केवल 30 डिग्री बनेगा। अगर मतलब 30 है और 30 आपका 30 है और 12 खाने हैं, तो 12 खाने यानी कि 360 में 12 लोग हैं और 12 लोग में एक लोगों का कितना होगा। तो अगर आप 12 से 360 में भाग दोगे तो कितना आएगा, 12 3 36 एंड ये कट गया एंड 0 यानी कि 30 आएगा। अब 30 तो ये आपका आ गया त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड 30 आ गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 × πr²। थीटा है 30 डिग्री बटे 360 एंड इंटू पाई है r²। यहाँ आपका πr² बटे 360 को 12 से भाग दीजिए 12, यही आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला πr² बटे 12। तो यहां से आपको ये 3 ऑब्जेक्टिव मैंने सोचा कि बता दिया जाए, फिर लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग है। ठीक है, बहुत ज्यादा लॉन्ग भी क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर आप समझोगे तो समझ जाओगे और ये NCERT का है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसे लिया है। लिखा हुआ है निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित करके हल करो। इसे रैखिक समीकरण युग्म में परिवर्तित करना है, फिर इसे हल करना है। यहाँ 2 इक्वेशन है, बराबर लगा हुआ है, तो यहाँ 2 समीकरण है। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे वो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ दोनों समीकरण को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ 2/√x
प्लस 3/√y बराबर 2। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। और यहाँ आप कर लो दूसरा समीकरण है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ये आपके दोनों हैं। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है, समझना है केवल। यहाँ आप मान लो, जैसे अगर आपको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है तो आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना है, माना जो यहाँ 1/√x है, जो यहाँ 1/√x है उसे आप मान लो यूं। आप ए वी भी मान सकते हो, पी क्यू भी मान सकते हो, लेकिन मैं यूं मानूंगा। तथा 1/√y बराबर मैं मान लेता हूँ यूं, इसे माना है तो इसे मैं वी मान लेता हूँ। ठीक है, ये वी है भाई, सॉरी वी। ठीक है, वी है, यू और वी मैंने मान लिया। अब यू और वी मैंने मान लिया तो अब आपका समीकरण क्या बनेगा, यहाँ जो 2/√x है तो ये 2u बन जाएगा। ठीक है, एंड प्लस यहाँ 3v बन जाएगा। v क्यों बन जाएगा, क्योंकि मैंने 1/√y को v माना है, और बराबर आपका 2 हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो मैं इसे भी ऐसे लिख दूंगा 4u माइनस 9v बराबर -1। इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दूंगा, थर्ड, तीसरा नंबर। ओके, तो यहां से आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है, बहुत इजी है, दोनों 9 है। तो यहां आप समीकरण 2 जो है, समीकरण 2 में आपको क्या करना है, 3 से गुणा कर लेना है। ठीक है, गुणा करके जोड़ने पर समीकरण, यहां मैं ब्लैक्स लिख देता हूं, बहुत इजी है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझो। समीकरण 2 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, तो आप गुणा करके जोड़ लो। लाइक यहाँ आप समीकरण 2 ये है, तो यहाँ आप जब 3 से गुणा कर दोगे, 3 में 2 से करोगे 6u प्लस 3 त्रिका 9v एंड बराबर, यानी कि 2 3 6, और जैसा ये है वैसा रहने दो। 4u माइनस 9v बराबर -1। ये मतलब पूरा फंडा क्यों किया गया कि ये दोनों बराबर हो जाएं, 9v, क्योंकि जब बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने ये किया है। और यहाँ 4u एंड 6u बराबर 10u, एंड यहाँ ये घट जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा, एंड u बराबर 5/10, एंड u बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, u बराबर आपका 1/2 हो जाएगा। यहाँ से मैंने u का मान ज्ञात कर लिया। अब u का मान समीकरण 2 में रख दो तो v का मान ज्ञात हो जाएगा। मैं u का मान समीकरण 2 में रख दूं, समीकरण 2 में रखने पर अगर आप समीकरण 2 में u का मान रख दोगे तो जैसे आपका समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, एंड यहाँ u का मान कितना है 2 × 1/2 प्लस 3v/2। ठीक है, एंड यहाँ आपका ये तो वैसे कट जाएगा कि नहीं, यहाँ 1 है या 2 है, ओके, तो यहाँ ये कट जाएगा, तो ये आपका 1 है एंड प्लस 3v है एंड बराबर 2 है। ठीक है, समझना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ 3v है बराबर 2 में से 1 घटा लिया गया, एंड v बराबर 1/3। यहाँ से v का मान आया 1/3 एंड u का मान कितना आया 1/2, दोनों आ गए। अब अभी हमें क्या ज्ञात करना है वो अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक आपको ज्ञात हो गया, अब बहुत ईजी है। बट यहाँ u और v का मान तो आपको ज्ञात हो गया, लेकिन मैंने u v को माना क्या था, यहाँ देख लो, मैंने माना था 1/√x बराबर u एंड 1/√y बराबर v। तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ आप क्या करो कि इसे हमने u के बराबर माना था। ठीक है, तो यहाँ देखो, समझना आपको करना क्या है। यहाँ हमें अगर ज्ञात करना है u और मतलब u v का मान ज्ञात हो गया, x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ देखो, मैं क्या करूंगा, यहाँ 1/√x बराबर u माना था।
ठीक है। एंड यहाँ मैंने क्या माना था, 1/√y बराबर v माना था। अब हम x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ मैंने 1/√x ऐसे लिख दूं, एंड u का मान आपका क्या आया है, u का मान आपका आया है 1/2, ठीक है 1/2, तो यहाँ u के स्थान पर 1/2 रख दो। ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ देखो 1/√y करो, एंड यहाँ v का मान हमें क्या मिला था, 1/3 मिला था। चलो 1/3 सॉरी 3 कर लो, 3 है केवल, ठीक है, अंडर रूट नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ √x बराबर 2 है एंड √y बराबर 3 है। ठीक है, इतना समझ में आया। लेकिन अगर हम इस अंडर रूट को हटाएंगे यहाँ से, ठीक है, यहां से अगर हम अंडर रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका इधर हो जाएगा 4 के बराबर, x का मान आ जाएगा 4। एंड यहां भी अगर हम अंडर रूट को हटाएंगे तो यहां आपका क्या हो जाएगा 9। अच्छा एक बात और है, अगर आप अंडर रूट को हटाओ ना, इनका दोनों पक्षों का वर्ग कर लो दोनों का, तो अगर आप वर्ग करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ इसका वर्ग कर लोगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। तो यहाँ से x और y का मान हमें ज्ञात करना था और यही आपका आएगा 4 एंड 9। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल लग चुका है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका लग गया, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो। लिखा हुआ है एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, 1 घंटे में 8 किलोमीटर। यह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा के विपरीत 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा रही है। अगर 5 घंटा मतलब धारा मतलब उसी की दिशा में बह रहा है जिस दिशा में नाव जाती है, तो नाव का मतलब चाल बढ़ जाता है, क्योंकि 22 किलोमीटर चलता है। और अगर विपरीत दिशा में, जिस दिशा में नाव जा रही है उसकी उल्टा धारा जा रही है, तो वो केवल 15 किलोमीटर चल पाता है 5 घंटे में। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ भाई धारा की चाल ज्ञात करनी है, कुछ है नहीं। पहले आपको दिया क्या है कि नाव की स्थिर जल में चाल। पहले आप ये समझो कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ नाव में स्थिर, जो नाव की है, नाव का स्थिर जल में चाल, अगर नाव का स्थिर जल में चाल देखा जाए तो कितना है, केवल 8 किलोमीटर प्रति घंटे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और अब देखो यहां समझो, अगर मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, यहां धारा की चाल ज्ञात करनी है ना, तो धारा की चाल आप मान लो, माना धारा की चाल आपको मान लेना है। माना धारा की चाल मैं x मान लेता हूं, x किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, समझ में आया धारा की चाल। अब देखो हमें क्या करना है, तब धारा की दिशा में चाल, मतलब तब धारा की दिशा में चाल। अगर धारा की दिशा में चाल जाओगे तो यहां जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा में, जैसे आपका जो नाव का चाल है और धारा की चाल आप दोनों का ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में इतना चलेगा। अगर मतलब धारा की चाल ना, जैसे देखो धारा की दिशा में चाल, जैसे दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में नाव जा रही है, तो इतना हो जाएगा। और अगर जो धारा है, धारा जैसे धारा की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में चाल, अगर उसकी विपरीत दिशा, लाइकेज अगर वो उत्तर की तरफ जा रही है तो वो उसके विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहां आपको यहां अगर विपरीत की बात की जाए तो आपका माइनस होगा, और अगर उसी चाल उसी दिशा में बात की जाए तो वो प्लस होगा। इतना आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद रखना, इतना आपका थोड़ा लिखना था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब हम देखो, अभी आप प्रश्न के अनुसार आपको क्या करना है, एक सूत्र अभी आप लोगों को काम आएगा प्रश्न के अनुसार। वो क्या है कि समय बराबर आपने क्या पढ़ा है, दूरी बटे चाल। और अगर हम यही सूत्र लगा दे, देखो फिर यहां देखो विपरीत दिशा में जाने में 5 घंटे लग जाते, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखो अगर आपको घंटा दिया हुआ है तो समय बराबर कितना है, दूरी बटा चाल। अब देखो यहां आपको समझना यह है कि आपका देखो दोनों को आप ऐड कर लो। दूरी आपकी 22 किलोमीटर है, ठीक है, 22 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो 22 किलोमीटर यानी कि आपकी दूरी है। और चाल आपका क्या है धारा की दिशा में, देखो माना धारा की दिशा में चाल आपका है
8 प्लस एक्स। ये हो गया आपका समय। समय अभी आप लास्ट में लिख देना और इसी में आप ऐड कर दो उसकी विपरीत दिशा में। उसकी विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ 15 कर लो एंड उसकी विपरीत दिशा में 8 माइनस एक्स है, 8 माइनस एक्स है। और आपका कुल समय कितना है? 5 घंटे दोनों का समय है। कितना है? 5 घंटे दोनों का समय है। अब बहुत इजी अभी आपको लगने लगेगा। अब आपको करना क्या है, पूरा सॉल्व कर लो। लाइक आपको पूरा मल्टीप्लाई कर लेना है। इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे एंड इसका इससे मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ आप इसका इससे करोगे तो 22 का अगर 8 में करोगे तो 8 दूनी 16 एंड 8 दूनी 16 1 17 एंड यहाँ 22x हो जाएगा एंड माइनस 22x हो जाएगा एंड प्लस अगर 15 में 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 अट्ठे 120 एंड यहाँ 15 का x में करोगे तो 15x हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ समझो, बहुत स्टेप बाय स्टेप समझोगे। यहाँ 8 अठाई 64, 64 हो जाएगा ना, हाँ 64 एंड x का x क्या करोगे x स्क्वायर एंड अब इक्वल टू आपका 5 घंटे हैं बटे 1 कर लो। ठीक है, अभी आप सब कुछ समझ जाओगे। अब आप क्रॉस करा लो, क्रॉस कराओगे तो क्या होगा, देखो अगर आप यहां देखो इसका इससे करा लो, इसका इससे करा लो। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखो यहां अगर आप कराओगे, यहां देखो अगर आप ये प्लस में है ये प्लस में है, ये जोड़ लोगे तो आपका कितना हो जाएगा दोनों 296। कितना हो जाएगा 296 और 22x में से 15x घटा लो तो यहां तब ये हो जाएगा -7x। देखो एक से गुणा होगा कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया, अब इसका इससे गुणा होगा तो अगर आप 64 में 5 से गुणा करोगे तो 320 हो जाएगा एंड 5x स्क्वायर और मतलब x स्क्वायर का 5 से गुणा करोगे तो -5x स्क्वायर हो जाएगा। अभी आपका एक इक्वेशन बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, बस आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो अब आपको क्या समझना है, यहां अब आप देखो ये 5x स्क्वायर है, ये 5x स्क्वायर इधर आएगा, देखो ये माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा एंड ये -7x है एंड ये आपका प्लस 296 और ये आएगा इधर -320 और 320 में से आप कितना 296 में से 320 घटाओगे तो माइनस में आएगा और कितना आएगा 24 बराबर 0। कितना सरल अब आपका इक्वेशन बन गया। अब इसी को आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ने घटाने पर 7 और इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 24 में 5 से गुणा कर लो यानी कि 5 चौक 20 के 0 एंड 10 2 12 120। ठीक है, तो अब ऐसे में कौन सा बनेगा इक्वेशन 15 अट्ठे 120। देखो 15 अट्ठे 120 तो यहाँ आप 15 में से -8 कर लो यानी कि 7 भी हो जाएगा एंड 24। ठीक है, यहाँ 5x स्क्वायर -15x एंड -8 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8x एंड -24। यहाँ 5x कामन ले लो तो यहाँ अगर आप 5x कामन ले लो तो x -3 बचेगा एंड यहाँ 8 कामन ले लो तो यहाँ x -3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ x -3 1 हो जाएगा एंड 5x + 8 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ x -3 बराबर 0 करोगे तो x बराबर आपका 3 आएगा। ये x बराबर आपका 1 तो 3 मान आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा अगर देखोगे, दूसरा जैसे ये दूसरा वाला 5x + 8 यहाँ x ये बराबर 0 कर लो तो x बराबर आपका इधर आएगा -8/5 हो जाएगा, जो कि ये अमान्य है। क्यों अमान्य है? क्योंकि ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, धारा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ये अमान्य है क्योंकि धारा जो होती है चाल ऋणात्मक नहीं होता। चाल जो होता है माइनस में नहीं होता है, ये आप लिख लेना, चाल ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, अब देखो आपका यही जो धारा की चाल है, धारा की चाल कितनी है, यही जो धारा की चाल है, धारा की चाल हमें ज्ञात करनी थी और x का मान हमने ज्ञात कर लिया। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। बस यही आपका आंसर आ जाएगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है? जो आपकी धारा की चाल है। ये देख लो, यही 3 आंसर, जो x मैंने माना था, ये x मैंने माना था, यहाँ देख लो ये x और x का मान हमें मिल गया 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इजी था ना, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, केवल आपको लॉन्ग लग रहा था, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप लगाते जाओगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप नहीं लगाओगे सही से तो भाई दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। अब
क्वेश्चन नंबर 3 आपको ज्ञात करना है कि ये संरेख है या नहीं। अब भाई संरेख है या नहीं ये तो आप लोग बता सकते हो, लेकिन नहीं बताओगे तो मैं आपको बता दूंगा। देखो यहां लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि बिंदु A 6,9 एंड V है 0,1, मतलब छोटे में सभी बंद है, और C है -6,-7 है। तो संरेख है कि नहीं। और संरेख का मतलब है अगर आप पूरा हल कर लो, अगर आप पूरा हल कर लो और उसका मान 0 आ जाए, 0, तो वो आपका संरेख होता है। और अगर आपका 0 ना आए तो वो संरेख नहीं होते हैं, वो विंडो संरेख नहीं होते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करो, यहां आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, अगर आप सॉल्व कर लोगे और 0 मान आ जाए तो वो आपका संरेख हो जाएंगी। ठीक है, चलो फिर फटाफट आप लोग बताओ त्रिभुज के क्षेत्रफल, मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो चलो फिर आप लोग बताओ। 1/2 मैंने कई बार इस पर सूत्र पर मतलब लगवाए हैं वैसे, आई होप। x1 y2 माइनस y3 एंड प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2। बस यही होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। और आप लोगों को पता होगा यहाँ x1 x2 y1 y2 क्या है। नहीं पता हो तो अभी आपको पता चल जाएगा तुरंत फटाफट सब कुछ। देखो यहाँ x1 क्या है, x1 यहाँ आपका 6 है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। y2 यहाँ 1 है, ठीक है, एंड y3 क्या है, y3 यहाँ -7 है। चलो फिर मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। तो ये जो आगे वाली चीजें होती हैं ये x1 x2 x3 होती हैं, और पीछे वाला y1 y2 y3 होता है। ठीक है, अब आप लोग बताओ x2 इसमें क्या है, x2 क्या है, 0 है, एंड y3 क्या है, -7 है, एंड फिर आप बताओ y2 क्या है, y2 आपका +1 है, लेकिन +1 है, बट यहां आपको क्या करना है, -7, लेकिन y1 आपसे पूछ रहा है, y1 ये -9। ठीक है, समझ में आया। एंड यहां आप देखो y3 x3 क्या है, -6, तो +-6, एंड y1 क्या है, y1 है 9, एंड y2 क्या है 1। बस यही आप मान केवल रखना जान जाओ बस। तो यहाँ 1/2, अब देखो सॉल्व कर लो, यहाँ 6 यानी कि 7 1 8, तो 8 6 48, प्लस ये तो आपका 0 हो जाएगा, वही से 0 हो जाएगा, ये इससे गुणा होगा, हटाओ इसे। अब यहाँ देखो ये आपका हो जाएगा -6 आगे लिखा हुआ है, तो यहाँ आप 9 में से 1 घटाओगे 8 हो जाएगा ना, फिर ब्रैकेट बंद कर लो। फिर यहाँ देखो 1/2 एंड ये हो गया 48, एंड यहाँ -8 6 48, कट जाएगा, प्लस माइनस में है या घट जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू 0 बराबर ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 0 है। अतः ये जो बिंदु हैं, ये बिंदु जो ये सारी बिंदु हैं, बिंदु संरेख हैं, संरेख हैं। मैंने कहा है कि अगर 0 मान आ जाए तो वो संरेख होते हैं, तो यहाँ आपका 0 मान आ गया, इसीलिए ये संरेख हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, 0 पॉइंट भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा याद रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने देखा है अब की बार बहुत ज्यादा मॉडल पेपर में आया हुआ है, और हाँ मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर क्वेश्चन, और ये हाइट एंड डिस्टेंस का आएगा तो 7 नंबर में आएगा, इसीलिए आप लोग एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो पढ़ लो पहले क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन बता देता हूं। वैसे आपको बहुत इजी लगेगा, अगर आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। तो आ जाओ, मैं आपको बताता हूं, पहले पढ़ता हूं। एक वृक्ष है, एक वृक्ष है, चलो मैं आपके साथ बना कर बताता हूं। एक वृक्ष है, ठीक है, पहले देख लो। एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाता है या बनता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है वो 6 मीटर है। क्या है? 6 मीटर है। वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए, वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है,
चलो फिर हम लोग वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात करते हैं। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, यहां एक मैं बहुत लंबा सा वृक्ष बनाता हूं, ये और थोड़ा लंबा ये, ठीक है। अब एक बात समझो, यहां जो कह रहा है यहां तक समझ लो कि ये वाला आधार हो गया। यहां यही कह रहा है कि यहां जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है, ये जो शिखर यहां से समझो कि वृक्ष टूट कर यहां इसको छू लेता है। लाइक यहां से वृक्ष टूट गया, मतलब वृक्ष इतना लंबा है लेकिन बीच से यहां से टूट कर ये ऐसे लटक जाता है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ लटक जाता है। लेकिन ये जो लटक जाता है वहां नहीं, अब ये शिखर जो भूमि का नीचे का भाग है और ये भूमि और ये जो वृक्ष का, इसके बीच की दूरी आपको पता है 6 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। लेकिन ये आपका जो है ये पूरी वृक्ष की लंबाई नहीं, जो ये हमें पहले इसको इतना वाला, जो इतना वाला है ये जहां से टूटता है इसे x मान लो, और जो वृक्ष टूट कर गिरता है यहां तक इसे y मान लो, y। और यही वाला जो वृक्ष है यहां टूट कर गिरता है y वाला ही, जितना लंबा y है ना ये वाला y मैंने माना है, तो ये y वाला ही जितना लंबा है वही टूट कर यहां से भूमि से लग जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही जो ये वाला यहां लग गया। अगर हम x और y का मान ज्ञात कर लें, x और y का मान, और दोनों को जोड़ दें x प्लस y, तो हमें कुल वृक्ष की लंबाई या ऊंचाई पता चल जाएगा। तो हमें वृक्ष की कुल ऊंचाई ही पता करना है, तो ऐसे में आपको कुल वृक्ष की ऊंचाई पता चल जाएगा। तो बहुत ज्यादा ईजी है। पहले आप मैं नाम दे देता हूं, यहां मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। माना एक AC वृक्ष है। अब AC एक वृक्ष है, यानी कि ये एंड C एक वृक्ष है। नाम पता चल गया, A एंड C एक वृक्ष है जिसका AV भाग बिंदु B से टूटकर, मतलब B से टूटकर पृथ्वी के बिंदु D पर मिलता है। मतलब इसका ये V भाग टूटकर इसके D बिंदु पर मिल जाता है। बस यहां कोण तो 45 डिग्री है ही, तो ये जो V वाला भाग टूटकर यहां D बिंदु से जुड़ जाता है। अभी समझो, तथा पृथ्वी के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये देख लो, पृथ्वी के साथ 45 डिग्री का कोण बना लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? 45 डिग्री का कोण बनाता है। बिंदु जो D है से, बिंदु D से वृक्ष के जड़ की दूरी 6 मीटर है। ये यहां से यहां तक वृक्ष, ये जो ये है इसके जड़ तक, मतलब ये इसके जड़ तक की दूरी ये 6 मीटर है। बस इतना आपको थ्योरी लिखना है। और हमें इस त्रिभुज में जो आपका, तब आपको देखो, अब आपको करना क्या है, अब आपको एक समकोण त्रिभुज मिल गया। अब समकोण त्रिभुज VCD में, VCD में हमें क्या दिया हुआ है? ये क्या है? लंब है और आधार है। लंब और आधार हमें दिया, और लंब और आधार किसका फार्मूला होता है? जल्दी से बताओ। tan का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ tan बराबर होता है, लेकिन tan 45 डिग्री दिया हुआ है, ये लंब बटे आधार। अब यहां लंब कितना दिया हुआ है? लंब क्या है? BC है, आधार DC है। अब यहां देखो, इसका जो 45 डिग्री का मान होता है वो तो 1 होता है, बराबर VC का मान कितना है? X है, और ये 6 है, यानी कि X बराबर 6 मीटर। यहां X का मान भी 6 ही मीटर आया, ये X का मान भी 6 ही मीटर आया है। अब Y का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। अब पुनः समकोण त्रिभुज BCD में
BCD में। अब की बार आपको क्या लेना है, cos थीटा लेना है। क्यों? क्योंकि अभी पता चल जाएगा, cos थीटा लेना है और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यानी कि अगर हम एक बार x वाला पद लिए हैं, अब इस बार मैं कर्ण लूंगा तो यहां से x का मान मैंने ज्ञात कर लिया। अब देखो यहां मैंने पहले x वाला पद लिया तो यहां मैंने से 6 ले आया। अब यहां जब मैं एक बार y वाला पद लूंगा तो यहां से y का मान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यहां भी 45 डिग्री का ही कोण बनाता है, cos 45 डिग्री, और बराबर है आधार कितना है, DC है, बटे ये BD है, यानी कि 1/√2। ठीक है, समझ में आया? ये किसका मान है, ये मैंने cos 45 डिग्री का मान रखा है। ठीक है, समझो, यहां मैंने cos 45 डिग्री का मान रखा है 1/√2, एंड इसका मान DC का मान कितना है x, एंड VD का मान 6 है। नहीं, ये DC का मान कितना है, 6 है, 6, और इसका मान कितना है, y है, 6/y है, ये ध्यान रखो यार। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 6√2। अब आपको मैंने कहा है कि अगर वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है, वृक्ष का कुल ऊंचाई ज्ञात करना है, तो x और y को, यानी कि अगर आपको बात की जाए AC हमें कुल दूरी, ये A एंड C कुल ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां AB प्लस BC, यानी कि यहां कहने का अर्थ है x प्लस वाई को ऐड करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी बताया था कि x प्लस वाई को ऐड करना पड़ेगा, और x का मान हमें कितना दिया हुआ है, 6, एंड y का मान 6√2, एंड यहां मैं ले लेता हूं 6 कॉमन, एंड 1 प्लस √2 मीटर आंसर। यही आपका कुल आपका AC, और AC यहां जो है वही कुल वृक्ष की लंबाई है, ऊंचाई है। तो यहां से ये आपका ज्ञात हो चुका है। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूँ, और आप लोगों को मतलब ये है ना कि आप लोगों को टॉपर बना के छोड़ूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ। अगर आप ये आज पढ़ लोगे ना तो कल आपको ये चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अगर आप ये चीज़ एडवांस में पढ़ लोगे तो आगे चलकर आप बहुत आगे जाओगे। लाइक बोर्ड एग्जाम तक आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करोगे कि हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, और आप भी बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाओगे। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताई जा रही हैं वो सारे सॉल्व कर लो। इतने लॉन्ग बताए जा रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको स्कूल में भी अच्छे से नहीं बताएंगे जितना अच्छे से बताया जा रहा है। तो चलो फिर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।